नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए वे बड़े हो गए उपन्यास का 7वां अध्याय। लेखिका आशा पूर्णा देवी। इसके पहले के अध्याय का लिंक आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। इसके अलावा आशा पूर्णा देवी जी के उपन्यास और कहानियों का लिंक भी आपको आई बटन में मिल जाएगा। मगर एक दिन ही नहीं, रोज की घटना हो गई है नीरा का देर से लौटना। उल्टी सीधी बात करके रोज कहाँ तक बात छिपाई जाए। नीरा का तो कुछ आता जाता नहीं, फिर भी सुलेखा संभालने की कोशिश करती है। कहती है कहकर गई है देर होगी। कहती है दोस्त के यहाँ खाने पर बुलाया है। आज निशित अचानक ही ताश के अड्डे से उठकर आया और गरज कर पूछा, नीरा नहीं आई? जैसे कि उसका नहीं आना सुलेखा का ही अपराध है। सुलेखा ने कहा नहीं तो, आज तो कुछ बताकर भी नहीं गई है। मैं सोच से मरी जा रही हूँ। सोच कर मरने की जरूरत नहीं है, अब नसीब ठोक कर मरना होगा। खूब ढकती रही ना बेटी का दोष, कहकर नीचे चला गया निशित। मगर हैरत की बात यह है कि खुद बेटी से कुछ नहीं कहता है, गुमसुम रहता है। तो क्या सुलेखा खुद आगे बढ़कर अशांति की आग जलाने के लिए कह दे? क्यों इतनी गर्मी दिखा रहे थे, अब डांटते क्यों नहीं? ईरा मुस्कुराकर बोली, कब तक साग से मछली ढकती फिरोगी माँ? तुम्हारी मजली बेटी तो उड़ने लगी है, अचानक एक दिन धागा तोड़कर आसमान में। सुलेखा हैरान रह गई। यह बात ईरा ने कितनी आसानी से कह डाली, जैसे उस धागे का कटना कोई भयंकर घटना नहीं, बल्कि बहुत ही स्वाभाविक और साधारण सी बात है। रुंधे स्वर में सुलेखा बोली, धागा तोड़कर उड़ जाएगी ऐसा कह रही है तू? हाँ, जो सच है वही कह रही हूँ। ईरा ने कहा, कब से चल रहा है उसका? चल रहा है? क्या चल रहा है? तुम और बेवकूफ़ी मत करो माँ, चल रहा है प्रेम, समझी? अब तुझे पता था? क्यों नहीं, आँख कान होने से पता चल ही जाता है। सुलेखा बैठकर बोली, फिर भी मुझे नहीं बताया तूने? क्या होता बताने से, तुम रोकती? सुलेखा बोल पड़ी, शुरू में पता चलता तो रोका जा सकता था। ईरा स्वभाव से गंभीर है, फिर भी हंस पड़ी। बोली, माँ तुमने ऐसे कहा जैसे टीवी या कैंसर हो, फर्स्ट स्टेज में पता चलने पर रोक लिया जाता। नहीं होता माँ, नहीं होता। यह और भी बड़ी बीमारी है, लाइलाज। इतने दिनों तक सुलेखा को संदेह होता भी था तो मन को समझा लेती थी। सोचती थी कि शायद ऐसे ही भावुक हो रही है, इसका मतलब यह तो नहीं कि ऐसा भयंकर कुछ कर बैठेगी। मगर ईरा ने उसकी यह निश्चिंतता भी छीन ली। सुलेखा शुद्ध होकर थोड़ी देर बैठी रही, फिर बोली, इसका मतलब यह हुआ कि माँ बाप भाई बहन सबके होते हुए वह बेवकूफ बह जाएगी और सब देख बैठकर देखते रहेंगे। ईरा अब कठोर हो गई, बोली, माँ बाप भाई बहन सब मिलकर बैठे बैठे सच्ची मौत भी तो देखते हैं ना माँ? नहीं देखते क्या? कुछ कर सकते हैं। और फिर यह तो सुख की मौत है। तुम तो आसमान से ऐसे गिर रही हो जैसे दुनिया की ऐसी घटना देखी ही नहीं। हाँ, बीमारी के प्रथम चरण में पता चलने पर अगर रोकना संभव है तो रोक लो अपनी छोटी कन्या को। क्या क्या कहा? स्प्रिंग वाली गुड़िया की तरह झटके में उठ खड़ी हुई सुलेखा और हैरान होकर देखती रही। उसकी तिन्नी फ्रॉक पहनी हुई तिन्नी अनायास ही अपनी दीदी की तरह भौहें तानकर मुक्के दिखाकर कमरे से निकल गई। भर्राए आवाज में बोली, ईरा, उस कलमुही के बारे में क्या कहा तूने? कुछ नहीं कहा माँ, कुछ नहीं। दोनों हाथ जोड़कर ईरा बोली, समझ लो मजाक कर रही थी। इसका मतलब यह कि दीदी होकर तू उसकी करतूतों पर पर्दा डालकर सर्वनाश करेगी उसका? कठोर मगर शांत स्वर में ईरा ने कहा, माँ तुम्हारे सर्वनाश की धारणा के साथ हमारी धारणा मिलती नहीं, मगर कह देती हूँ, इस बात को लेकर उसे डांटने जाओगी तो मुसीबत ही होगी। सुलेखा को लगा वह दीवार पर अपना सिर पटक दे। चीख चीख कर रोने की इच्छा हुई उसे। टूटी हुई आवाज में बोली, तिन्नी प्रेम करने चलेगी और मैं डांटू तो मुसीबत होगी। तिन्नी के नाम से इतना हैरान क्यों हो रही हो माँ? 18 साल की हो गई है वह। इस उम्र में तुम्हारी तो शादी हो गई थी, क्यों? ईरा के उस दृढ़ व्यंजनामय चेहरे की ओर देखकर अचानक सुलेखा उस कमरे से भागकर चली गई। जाकर बिस्तर पर पड़ गई वह। राई खोजने चली थी, पहाड़ दिख गया उसे। उसकी बेटी ने माँ के साथ तुलना की। सुलेखा की शादी 18 साल में हो गई थी और साल पूरा होते ही गोद भर गई थी। सही बात है, मगर क्या सुलेखा तब बच्चों की तरह छोटा सा फ्रॉक पहनकर घूमती फिरती थी? क्या सुलेखा एक गिलास पानी भी डालकर नहीं पी सकती थी? क्या वह चॉकलेट पाने की आस में भैया का हाथ पकड़कर उछल कूद करती थी? क्या वह थोड़ी रात होते ही बिना खाना खाए सो जाती थी और उसे जगाकर खिलाया जाता था?
उसे तो 18 वर्ष से पहले ही परिपक्व बना दिया गया था। उससे काम की अपेक्षा की जाती थी, कर्तव्य की, उत्तरदायित्व बोध की आशा की जाती थी। बड़ों की इन अपेक्षाओं और आशाओं की पूर्ति में जरा सी कमी होते ही सुलेखा की इतनी निंदा होती थी कि वह मिट्टी में मिल जाती थी। सुलेखा के सुशिक्षित पति अपनी पत्नी के कर्तव्य पालन में कमी देखकर कई दिनों तक बात नहीं करते थे। निष्ठुर सहानुभूतिहीन स्वर में कहते, माँ की समालोचना अब और कभी नहीं होनी चाहिए। मगर क्या ऐसी समालोचना सुलेखा ही करती थी? जैसी तीखी समालोचना सुलेखा की बेटियां अपनी माँ को लेकर करती हैं, उसके आसपास भी होती थी क्या? दरअसल वह समालोचना होती ही कहाँ थी। पति को अपना जानकर कभी किसी रात को अपने असहाय दुख दर्द का बोझ हल्का करने आती थी उसके पास। इससे अधिक तो कुछ नहीं। तुम लोग क्या जानोगे कि वह बोझ कितना भारी था। निशित की माँ निशित के जैसी ही ममताहीन थी। एक बार भी नहीं सोचती कि बच्ची है, समझ नहीं पाई। उसके हर कदम पर कड़ी समालोचना के जाल बिछाए रहती थी वह, और रत्ती भर की गलती को जानबूझकर की गई बदमाशी कहती थी। सुलेखा की सास कभी उसे कामकाज, बोलचाल या आचार व्यवहार के विषय में कोई निर्देश नहीं देती थी। अपनी पसंद नापसंद भी कभी उसे नहीं बताती, मगर यह आशा जरूर रखती थी कि सुलेखा सब कुछ समझकर चलेगी, कहीं त्रुटि नहीं करेगी। उसकी सास के मुंह की बोली ही थी, इतनी बड़ी जवान औरत इतना भी नहीं जानती। सुलेखा की ननद उससे साल भर बड़ी थी, मगर चूंकि वह अनब्याही थी इसलिए उसकी उम्र की बात नहीं उठती थी। वह तो एक बालिका मात्र थी। सुलेखा को अच्छी तरह याद है, एक बरसाती दोपहर में वह सो गई थी और छत पर पसारे हुए कपड़े भीग गए थे। सास छत पर नहीं थी, कभी नहीं रहती थी। बारी बारी से सारे पड़ोसियों के घर घूमने जाती थी और शाम को लौटकर दीवार को सुनाकर पड़ोस की बहुओं के गुणों के बखान करती और अपने जली नसीब को कोसती। उस दिन अचानक बारिश आ गई तो भागकर घर लौटी, देखा कि बहू सो रही है, छत पर कपड़े भीग रहे हैं। बहू को तो मचा झका दिया था उस दिन उन्होंने। सुलेखा ने हैरान होकर सोचा था, इतने विश्वान उनके तरकश में जमा रखे थे। सुलेखा की ननद वह भी तो सो रही थी, मगर उसकी बात उठेगी क्यों? वह तो लड़की। सुलेखा की बड़ी जेठानी वह अपने मायके गई हुई थी इस वंश की संतान को मामा के घर में जन्म देने के लिए। सुलेखा की सास कहती थी, मामा के घर पैदा होने से बच्चे को सौभाग्य मिलता है। पर सुलेखा का वैसा मायका भी कहाँ था। फिर भी जिद करके उन्होंने चाचा के घर ही भेज दिया था सुलेखा को। बच्चा सौभाग्यशाली होगा इसी विश्वास पर। एक सुलेखा के सिवा और कौन जानता था कि उस स्थिति में बिन बुलाए चाचा चाची के घर जाने में कितनी लज्जा, कितना अपमान था। सुलेखा को देखकर चाचा निरुत्साहित चेहरा लेकर मौन खड़े रहे। चाची रात दिन सुलेखा की बूढ़ी सास की बेअक्लमंदी का वास्ता देकर अपना गुस्सा उतारती रही और माँ आड़ में ले जाकर फटकारने लगी। ठीक ही तो कहती है, तू किस अकल से साल साल दर साल ऐसी हालत बनाकर चाचा के घर चली आती है। ना तेरे बाप है, ना माँ की कोई हैसियत, ना तन में दम। दामाद से कह नहीं सकती किसके मत्थे पड़ूं मैं। आंसुओं में तैरकर सुलेखा ने अपने बच्चों की को सौभाग्यशाली का दर्जा दिया। उसने हर बार यही सोचा, अब और नहीं। मगर यह सोच टिक पाई कहाँ। एक स्वस्थ शक्तिमान विवाहित युवक अपने विवाहित जीवन से पूरी वसूली किए बिना कब छोड़ने वाला था। प्रत्येक रात को ही वह जोश से भरपूर होकर आता था। ऐसे में रोती हुई दुखी उदास पत्नी किसे पसंद आ सकती है भला? क्या पत्नी भी ऐसे प्रेमिक पति को पाकर सब दुख भूल ना जाएगी? क्या पति के उमड़ते आवेग को ठुकरा देगी? सास के वचन सुनकर मन उदास है इसलिए। जब समालोचना कर नहीं सकती तो चेहरा उदासी भी क्यों? दिन भर मेहनत कर बेचारा पति रात में थोड़ी सी खुशी की मांग नहीं कर सकता है क्या? माँ आकारानी इतना क्रोध करती है। इतना सुनकर ही निशित ने 3 दिनों तक नहीं बात की थी उससे। ताव दिखाता रहा और सास ने बेटे के रंग ढंग देकर अनायास टिप्पणी कर दी। कहाँ से छोटे घर की इस चुगलखोर लड़की ने आकर मेरे देवता जैसे बेटे को भूत बना दिया। हमेशा वह यही सोचती थी कि बहुएं दिन रात पति के पास सास के नाम की शिकायत करती रहती है। अतः सुलेखा को अपने पति के सामने भी एक अभिनय का मुखौटा चढ़ाना पड़ा। फिर भी अपनी चौथी संतान के जन्म के समय सुलेखा अपने चाचा के घर जाने से इनकार करने लगी। अपने पति से विनती की, उस असम्मान में अब और मुझे मत भेजो, यहीं रहने दो मुझे। निशित ने हैरत में पड़कर कहा, हमेशा से ही तो सुनता आया हो कि इस हालत में बेटी अपनी माँ के घर जाती है और पिता ना हो तो चाचा भाई यही लोग संभालते हैं। इसमें अचानक असम्मान वाली क्या बात हो गई? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा।
इसके अलावा इन सब और ताने झमेलों से मैं क्या हाथ बटा सकता हूँ। हालांकि सुलेखा के जमाने में स्त्रियां कर्मशः स्वाधीन हो रही थी, उनके पैरों तले जमीन थी। कई लोग इन जिम्मेदारियों को मायके पर थोप देना बुरी नजर से देखते थे। यहाँ तक कि कुछ लोगों के पति भी अपनी पत्नी की आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहते थे। सैकड़ों नर्सिंग होम तथा प्रसूति सदन की सहायता कर रहे थे, फिर भी सुलेखा को जाना पड़ता था अपने उस आमंत्रण विहीन निसंतान चित्रालय में। छोटे बेटे ने सुलेखा को इस विडंबना से मुक्ति दी थी। 8 महीने में ही अपने पितृगृह की भूमि पर पदार्पण हो गया था उसका। इसके लिए क्या सुलेखा को कम लांछन सहने पड़े थे? उद्दंडी सुलेखा ने कोई विधि निषेध नहीं मानकर समय से पहले ही बेटे को धरती पर पछाड़ दिया था। इसमें क्या शक है? यह एक दर्दनाक इतिहास है। उसे याद करने से आज भी उसके कलेजे में हलचल मच जाती है, इसलिए याद करती भी नहीं वो।